Good morning, children. Let's continue with our lesson number 1, 2 weak states. Here we are discussing about the first state, Kannauj. Now we studied about King Harshvardhan, his reign and administration. Imprints left by Harshvardhan. Here imprints left by Harshvardhan means हर्षवर्धन ने किंग हर्षवर्धन ने उसके समय में जिन जिन चीज़ों का निर्माण किया था, जैसे कि रेस्ट हाउसेज, वेल्स, स्टेप वेल्स, मठास, विहारास, एक्सेट्रा. The imprints left by Harshvardhan, that also we studied in the previous session. Okay, now today we will discuss about his empire, Nalanda University, and the life of the people. Now, Emperor Harshvardhan's empire, Nalanda University. King Harsh extended all possible assistance to Acharya Shilbhadra and made Nalanda into a world-famous university. King Harsh extended all possible assistance to Acharya Shilbhadra and made Nalanda into a world-famous university. Here assistance means help. तो जो किंग हर्षवर्धन थे उन्होंने ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसको वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जो आचार्य शीलभद्र थे उनको जो भी पॉसिबल थी, ज़रूरी थी, वो सभी हेल्प की, सहाय की. The university had access to the revenues of 100 villages given to them by King Harsh for his upkeep and maintenance. ये जो यूनिवर्सिटी थी उसकी अपकीप और मेंटेनेंस के लिए, उसके निभाव के लिए किंग हर्षवर्धन ने 100 विलेजेस दिए कि जिनसे इनसे 100 विलेजेस से जो भी अर्निंग्स होती थी बाय टैक्स, तो वो सभी जो हर्षवर्धन ने मेंटेनेंस के लिए, नालंदा यूनिवर्सिटी के मेंटेनेंस के लिए उनको दिए. The university had access to the revenue of 100 villages given to them by King Harsh for its upkeep and maintenance. Now, renowned chemist Acharya Nagarjun, who proved that iron, arsenic and mercury ash could be used as medicine, also belonged to Nalanda University. Here renowned means famous. The famous chemist Acharya Nagarjun, who proved that iron, arsenic and mercury ash could be used as medicine. ये जो आचार्य नागार्जुन थे, जो फेमस केमिस्ट थे, उन्होंने ऐसा प्रूव किया कि आयरन, आर्सेनिक एंड मर्क्यूरी, ऑल दिस थ्री आर द केमिकल एलिमेंट्स, और उनका जो भस्म होता है, ऐश मीन्स उनकी जो राख होती है, वो मेडिसिन के काम आती है. एज अ मेडिसिन उसका उपयोग किया जाता है, दवाई के रूप में. ये जो आयरन, आर्सेनिक और मर्क्यूरी है उसका उपयोग दवाई के रूप में किया जाता है. तो ये प्रूव करने वाले जो आचार्य नागार्जुन थे वो भी इस नालंदा यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते थे. Here you can see the picture of Nalanda Vidyapit. Here things to know. Students had to clear an entrance tests for administration into Nalanda University. इस नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स को एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करनी पड़ती थी. फ्री एजुकेशन, लॉगिंग एंड बोर्डिंग वर प्रोवाइडेड इन नालंदा यूनिवर्सिटी. इस नालंदा यूनिवर्सिटी में जो शिक्षण था, जो भी शिक्षा थी वो निःशुल्क थी, फ्री एजुकेशन था, और इस विद्यापीठ में रहने खाने के लिए भी सभी व्यवस्था फ्री थी. द एक्सटेंसिव लाइब्रेरी ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज नोन एज धर्मगंज. और जो नालंदा यूनिवर्सिटी की जो भव्य और समृद्ध जो पुस्तकालय थी, एक्सटेंसिव लाइब्रेरी, तो उसका नाम था धर्मगंज. द लाइफ ऑफ द पीपल. जब किंग हर्षवर्धन की जब सत्ता चल रही थी तो उस समय लोगों का जीवन कैसा था. Information about the reign of King Harsh is available from the writings of Chinese traveler Yuan Sang.
ये जो चाइनीज ट्रैवलर ह्यूएन सांग, फ्रॉम हिज राइटिंग्स we can know about King Harshvardhan's reign, right? We can know about King Harshvardhan's reign from the writing of Chinese traveler Huan Sang. हमें किंग हर्षवर्धन के बारे में जो भी जानकारी चाहिए वो ह्यूएन सांग ने जो लिखी है उनकी बुक में, उनसे हमें पता चल सकता है. Towns and villages of the time were fortified and had huge gateways at their entrance. और जो टाउन्स और विलेजेस जो थे वो फोर्टिफाइड किए थे. फोर्टिफाइड मीन्स टू मेक स्ट्रॉन्ग टू सिक्योर प्लेस. तो जो टाउन्स और विलेजेस थे वो फोर्टिफाइड एंड हैड ह्यूज गेटवेज एट देयर एंट्रेंस, और उनका जो एंट्रेंस था उसके जो दरवाजे थे वो बहुत बड़े बड़े थे, ऊंचे थे. द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 ग्रुप्स, और जो समाज था उस समय में वो 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था. While the Parda system and intercaste marriages were not prevalent at that time. Here prevalent means popular. और उस समय में जो पर्दा सिस्टम और इंटरकास्ट मैरिजेस, ये पर्दा सिस्टम मीन्स जो मुस्लिम महिलाएं जो बुर्का पहनती है और जो हिंदू महिलाएं जो घूंघट रखती है उसे पर्दा सिस्टम कहा जाता है. मर्यादा के लिए जो वो लोग ऐसे बुर्के में और हिंदू स्त्रियाँ घूंघट रखती है तो उसे पर्दा सिस्टम कहा जाता है. और इंटरकास्ट मैरिज सिस्टम मीन्स अंतर्ज्ञातीय विवाह के दूसरी ज्ञाति में विवाह नहीं किया जाता. तो ये जो प्रथाएं थी वो उस समय इतनी पॉपुलर नहीं थी. द पर्दा सिस्टम एंड इंटरकास्ट मैरिजेस वर नॉट प्रिवेलेंट एट दैट टाइम. द कस्टम ऑफ सती, चाइल्ड मैरिज एंड पोलीगामी हैड स्टार्टेड बाय देन. और जो ये सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह एंड पोलीगामी हैड स्टार्टेड देन, उस समय से ये सब प्रथाएं शुरू हुई थी. सती मीन्स जब भी कोई स्त्री का पति मर जाता है तो वो स्त्री भी उसके पति की चिता पे बैठ के वो भी अग्नि स्नान करती है, तो उसे सती प्रथा कहा गया. उसे जिंदा रहने का अधिकार नहीं था. चाइल्ड मैरिज मीन्स बाल विवाह, छोटे छोटे बच्चों का विवाह कर दिया जाता था. एंड पोलीगामी, पोलीगामी मीन्स द कस्टम of having more than one wife at the same time. एक से ज़्यादा पत्नियाँ रखने का जो रिवाज था उसे एक से ज़्यादा विवाह कर सकते थे और पत्नियाँ रख सकते थे, उसे पोलीगामी कहा जाता था. अ कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ. और ये जो रिवाज था जो सती का, चाइल्ड मैरिज का और पोलीगामी का, वो उस समय में स्टार्ट हुआ था. The local diet consisted of milk and milk products, wheat, rice, fruits and vegetables. और वो लोग डाइट में क्या लेते थे? मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, wheat, rice, fruits and vegetables. They wore clean, simple white clothes. Men wore dhotis and women wore saris. The ornaments like rings, bangles, bracelets, necklaces were made from flowers. The ornaments that they use were made from flowers. Chess and games of dice were popular means of entertainment. उस समय चेस मीन्स शतरंज और जो डायस से खेली जाती है ऐसी गेम्स उस समय एंटरटेनमेंट के लिए पॉपुलर थी. चेस एंड गेम्स ऑफ डायस वर पॉपुलर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट. एक्रोबेट्स एंड conjurers wandered from village to village entertaining people. Now, what is the meaning of acrobats? Acrobats means a person who entertains people by doing difficult and skillful physical things. ऐसे लोग जो लोगों को entertain करने के लिए, खुश करने के लिए ऐसे difficult and skillful वो लोग जो खेल बताते हैं, जैसे कि एक लड़की हो छोटी सी, वो रोप पे जैसे रोप राइडिंग करती है, रोप पे ऐसे खड़ी होके चलती है, ऐसे वो लोग खेल बताते हैं फिजिकल स्किलफुल फिजिकल थिंग्स. तो एक्रोबेट्स मीन्स अ पर्सन हु एंटरटेन पीपल बाय डूइंग डिफिकल्ट एंड स्किलफुल फिजिकल थिंग्स. एंड कॉन्जरर्स, हियर कॉन्जरर्स मीन्स अ पर्सन हु परफॉर्म्स मैजिक ट्रिक्स.
Conjurers means who performs magic tricks. Now acrobats and conjurers wandered from village to village entertaining people. वो लोग एक गांव से दूसरे गांव जाते थे लोगों को एंटरटेन करने के लिए. The farming and animal husbandry. एनिमल हस्बेंड्री मीन्स जो पशुओं को पालने का जो व्यवसाय होता है. were the main occupations of the people. Which are the main occupations? Farming and animal husbandry were the main occupation of the people. Land revenue was 1/6 of the production. वो लोग इस फार्मिंग से और एनिमल हस्बेंड्री से जो भी प्रोडक्शन उनका होता था फार्मिंग से, उस प्रोडक्शन में से उनको 1/6 एज अ टैक्स, लैंड टैक्स के रूप में उन्हें देना पड़ता था. इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड वॉज कैरिड आउट बाय वैश्याज. जो इंटरनल और इंटरनेशनल जो देश विदेश के जो व्यापार थे वो कैरिड आउट बाय द वैश्याज. वो लोग वैश्याज जो थे वो लोग देश विदेश का जो व्यापार था उसे संभालते थे. अ हाईवे फ्रॉम पाटलिपुत्र टू भृगु कच्छ which is known as Bharuch port was built by the state for trade and transportation of goods. जो पाटलिपुत्र से भृगु कच्छ पोर्ट तक का जो हाईवे था उसे जो स्टेट के द्वारा बनाया गया. और किसके लिए वो हाईवे बनाया गया? तो फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. जो माल सामान का व्यापार और ट्रांसपोर्टेशन हेर फेर के लिए, माल सामान की हेर फेर के लिए पाटलिपुत्र से भृगु कच्छ पोर्ट तक का एक हाईवे बनाया गया. गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स वर यूज्ड फॉर कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन. ये कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन के लिए गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स का यूज़ किया जाता था. जैसे कि कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन मीन्स जो व्यापार विनिमय होता है उसके लिए गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स का यूज़ किया जाता था. ऑर्नामेंट्स, स्टैच्यूज, आइवरी. हियर आइवरी मीन्स हाथी दांत जो होते हैं. एंड कार्ड वुडन पीसेज वर एक्सपोर्टेड. जो इंडिया में से जो भी ये ऑर्नामेंट्स है, स्टैच्यूज, मूर्तियाँ हैं, आइवरी एंड जो भी वुडन पीसेज और कार्ड वुडन पीसेज उन पे जो कार्विंग करके जो बनाया जाता था फर्नीचर जैसे लकड़ी में से, वो सब इंडिया में से एक्सपोर्ट किया जाता था दूसरे विदेशों में. द एक्सपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीज्ड हर प्रॉस्पेरिटी. और इंडिया में से जो ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी विदेशों में तो उससे इंडिया की प्रॉस्पेरिटी में समृद्धि मिलती थी. जैसे इंडिया इंक्रीज्ड हर पॉपुलरिटीज़. जैसे इंडिया की समृद्धि बढ़ती गई उसकी वजह से. ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग हर्ष इंडिया हैड गुड बिजनेस रिलेशंस विथ रोम विच लेड टू द इनफ्लो ऑफ गोल्ड इन इंडिया. और जब ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग हर्षवर्धन के समय में जब उसकी सत्ता चल रही थी, इंडिया हैड गुड बिजनेस रिलेशंस विथ रोम. इंडिया के रोम के साथ गुड बिजनेस रिलेशंस थे. विच लेड टू द इनफ्लो ऑफ गोल्ड इन इंडिया. जिसकी वजह से इंडिया में गोल्ड की बहुत आवक हुई थी. पीपल फॉलोड हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बट वर टॉलरेंट टवर्ड्स अदर रिलीजन्स. ये टॉलरेंट मीन्स सिंपैथेटिक मीन्स ब्रॉड माइंडेड. तो पीपल फॉलोड हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. उस समय पीपल कौन कौन से धर्म को अपनाते थे? हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. पर वो लोग उन लोगों में सर्वधर्म की संभावना भावना थी. उन लोगों में सर्वधर्म संभाव की भावना थी. जैसे वो लोग सभी धर्मों के प्रति सहानुभूति रखते थे. टॉलरेंट मीन्स सिंपैथेटिक. Now this is a picture of Huan Sang. From his writings we can get the information about King Harshvardhan. He is Huan Sang. Okay. Now in this map you can see the route of Huan Sang's India tour. Huan Sang ने इंडिया टूर की. उस वक्त उन्होंने जिस रूट से वो गुजरे, जहाँ जहाँ की मुलाकात ली, वो सभी यहाँ पे इंडिकेट किया गया है. Now Huan Sang. The Chinese traveler Huan Sang visited India during Harsh reign and studies Buddhism at Nalanda for 5 years. उन्होंने इंडिया की विजिट की हर्ष के समय में एंड बुद्धिज़्म के बारे में उन्होंने स्टडी किया और वो नालंदा में 5 years तक
रहे, 5 वर्ष तक वो नालंदा में रहे। Now here things to know that Huan Sang stayed in India for 15 years as from 629 to 645। तो वो जो ह्यूएन सांग थे वो इंडिया में 15 years तक रहे and visited different places. He has described the social, political and religious conditions of that time. उस समय में जो भी पॉलिटिकल, सोशल, सामाजिक, राजकीय और धार्मिक जो भी कंडीशंस थी, परिस्थितियाँ थी, उसका उन्होंने वर्णन किया। इन 645 CE he returned to China via Central Asia and took with him many books। और फिर वो चाइना लौट गए सेंट्रल एशिया के रास्ते से और उनके साथ बहुत सारे बुक्स भी लेते गए। वो ही रिटर्न इन 645 CE। When he returned to China, he took many books. He took with him many books, relics, and statues. During his stay, he attended the 6th Buddhist religious congregation at Prayag। Now during his stay, वो जब यहाँ पे थे, तो he attended the 6th Buddhist religious congregation at Prayag। तो उन्होंने प्रयाग में जो 6th बुद्धिस्ट रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन मीन्स जो बौद्ध धर्म परिषद का आयोजन किया गया था वो भी उन्होंने अटेंड किया था। Now Huan Sang has noted that there were 100 Buddhist mutts in Harsh kingdom, कि हर्षवर्धन के किंगडम में 100 बुद्धिस्ट मट्स थे। People lived a simple, pious and peaceful life। Here pious means religious, means धार्मिक, and peaceful life शांतिपूर्ण, simple, pious and peaceful एकदम सीधा और रिलीजियस धार्मिक एंड पीसफुल शांतिपूर्ण जीवन था उनका। बेस्ड ऑन लिविंग बाय रूल्स ऑफ गुड मोरल कंडक्ट एंड जस्टिस। पीपल लिव्ड अ सिंपल, पायस एंड पीसफुल लाइफ बेस्ड ऑन लिविंग बाय रूल्स ऑफ गुड मोरल कंडक्ट एंड जस्टिस। जो प्रजा का जो जीवन था वो एकदम सिंपल और धार्मिक और पीसफुल था और न्याय और सत्य पर आधारित था उनका जीवन। चीटिंग एंड ब्रीच ऑफ प्रॉमिस मीन्स ब्रेक ऑफ प्रॉमिस वर कंसिडर्ड सीनफुल। यहाँ पे जो छल कपट, चीटिंग मीन्स छल कपट और ब्रीच ऑफ प्रॉमिस तोड़ना, वचन फेर करना, उसे पाप समझा जाता था। यार सीन मीन्स पाप, तब उसे पाप समझा जाता था। तो जब हर्ष के समय में उन लोगों के जो लाइफ थी, पीपल की लाइफ थी, वो एकदम सिंपल थी, पायस एंड पीसफुल थी और सभी कुछ न्याय और सत्य पर आधारित था उनका जीवन। उसमें छल कपट बिल्कुल नहीं था और कोई प्रॉमिस भी नहीं ब्रेक करता था और उसे एक प्रकार का पाप माना जाता था जो वो छल कपट करे तो। Now we have studied about his empire, Nalanda University, and life of the people of during King Harsh reign. Now in the next session we will discuss about the second state, Vatapi. Okay, let's take a rest here. Thank you.